जय हिंद मित्रांनो, मिशन CTET सरावासाठी टेस्ट सिरीजमधल्या पेपर क्रमांक 2 याची प्रश्नपत्रिका क्रमांक 1 मधील जी आहे जो की आपण 6वी ते 8वी या वर्गासाठी घेतला होता, त्याच्या बालमानसशास्त्र याचे जे 30 प्रश्न आले होते, त्या 30 प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे। आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण सगळ्या प्रश्नांचं स्पष्टीकरण बघणार आहोत, परंतु तत्पूर्वी आपण जर का चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, साईडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून शिक्षक भरतीच्या संदर्भामधल्या कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही। आणि मित्रांनो, आपल्याला आताही ही सरावासाठी मिशन CTET टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर आपल्यासाठी आहे एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। यामध्ये तुम्हाला जे आहे PDF च्या स्वरूपामधले क्वेश्चन पेपर, त्याची आन्सर की आणि प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मिळणार आहे, तेही अगदी माफक दरामध्ये। आपल्याला जर काही टेस्ट सिरीज जॉईन करायची असेल तर स्क्रीनवरती आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरशी संपर्क करा आणि आजच ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा। चला तर मित्रांनो, सुरू करूया आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला। बघा मित्रांनो, मानसशास्त्राचे जे प्रश्न होते ते प्रश्न या ठिकाणी जे आहे 61 क्रमांकापासून 90 क्रमांकाच्या प्रश्नापर्यंतचे प्रश्न दिलेले होते। बघा 61 नंबरचा प्रश्न आहे, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र किस प्रकार होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है, बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। सी नंबर, किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करे। या डी नंबर, समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ऐसी शिक्षाएं पाए जो उनके लिए अनुकूलतम हो, उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकासों के चरणों का लक्षण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं। सी नंबर, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। और डी नंबर, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर है न कि सामान्य प्रतिमान। तो ये जो सवाल है, ये जो प्रश्न है, उसका सही ऑप्शन है कि ए नंबर का, सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 63, डैश डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते। क्या ग्रहण करते रहते? अध्यापक केंद्रित, बी नंबर सामाजिक रचनात्मक, सी नंबर पारंपरिक, या डी नंबर रचनात्मक। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में सामाजिक रचनात्मक, ये जो आंसर है वो रहेगा इसका सही जवाब। इसके बाद प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। ए नंबर, भावनाओं की आलोचना, बी नंबर, कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सी नंबर, भावनाओं के प्रति जागरूकता, या डी नंबर, भावनाओं का प्रबंधन। तो इसका सही जवाब है भावनाओं की आलोचना। आप भी दोस्तों क्या करते जाओ, ये जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में आप इसका सही आंसर देने की कोशिश करते रहिए। उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए, ये सवाल नंबर 64 है, इसका अगर आपको सही जवाब लगता है ए नंबर का, तो आप इस तरीके से जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो के आखिर में आपका स्कोर पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 65, अधिगम अक्षमताएं क्या है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे कि अधिगम अक्षमताएं जो है वो सामान्य या उससे अधिक बुद्धि लब्धांश वाले बच्चों में भी पाई जाती है। ये पहले वाला ही ऑप्शन हमें यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 66 में निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकला ने
हकलाने की जो समस्या है उससे जो है वो निपटा जा सकता है। परिणामकारी वॉक, लंबित वॉक, अनुश्रुत वॉक या प्रवर्धित वॉक। जैसा बहुत सारे बच्चे जो है हकलाते रहते हैं, उनसे वो जो समस्या है उससे निपटाने के लिए प्रोलॉन्ग स्पीच, प्रवर्धित वॉक, ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, जिससे उस बच्चे की जो समस्या है वो दूर हो सकती है। 67 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पूर्व संशोधीकरण वर्गीकरण में मूल्यांकन, जिसको कि हम इवेल्युएटिंग में बोलेंगे, के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? अब इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, कई सारे बोलने से बेहतर है कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रदत्त आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना, यह हमें सही नहीं लग रहा है। वस्तुओं के श्रेणीकरण हेतु एक नूतन पद्धति का निर्माण करना, यह भी हमें सही नहीं लग रहा है। आंकड़ों का प्रयोग करते हुए ग्राफ अथवा चार्ट का निर्माण करना, यह भी हमें सही नहीं लग रहा है। अब तो बचा हुआ एक ही है, एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। तो बिल्कुल मुझे यही लग रहा है कि ये उसका सही जवाब है। तो सवाल नंबर 67 का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आप अपने जवाब भी इस वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हो। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 68। योग्यता व योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य कथन हमें जो है वो ढूंढना है। सवाल नंबर है 68। छात्र असहिष्णु होते हैं, वो भेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, यह है कि सही? नहीं, यह हमें सही नहीं लग रहा है। इसके बाद हम देखेंगे विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। जी हाँ, ये जो जवाब है वो हमें बिल्कुल सही लग रहा है, यानी सवाल नंबर 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 69। अधिगम कार्य के लिए विद्यार्थियों की तत्परता का आकलन करना शिक्षकों के लिए कठिन है, क्योंकि उसकी वजह पूछी गई है। तत्परता के सभी तत्व एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जो पहले वाला ही ऑप्शन है वही हमें इसमें जवाब नजर आ रहा है। सवाल नंबर 70। पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर प्रौढ़ावस्था से? तो संवेगात्मक क्रांति जो होती है वो किशोर अवस्था में होती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, किशोर अवस्था से। 71 नंबर, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादित किया है या फिर बहुबुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ऐसा हम लोग बोलेंगे? अल्फ्रेड बीने, हार्वर्ड गार्डनर, फ्रांसिस गाल्टन या बीएस ब्लूम? क्या रहेगा? हार्वर्ड गार्डनर, हार्वर्ड गार्डनर। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्नलिखित है। पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है वो उसका हमें यहाँ पे जो है वो क्रम पूछा गया है। और दोस्तों 4 ऑप्शन आप लोग अच्छे से देख लो। इसमें जो बी नंबर का ऑप्शन है यहाँ पर वो हमें सही दिख रहा है, क्योंकि संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो ये रहेगा उसका सही सीक्वेंस, या फिर आप बोल सकेंगे उसको सही क्रम। इसके बाद सवाल नंबर 73। एक व्यक्ति के जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा, नाम और प्रशंसा कमाने की इच्छा जो है किस तरीके से होती है? आंतरिक अभिप्रेरक है, बाह्य अभिप्रेरक है, दैहिक अभिप्रेरक, या इनमें से कोई नहीं है? मेरा नाम बड़ा हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, लोग मेरी तारीफ करें, ऐसा किस तरीके से लगता है? तो ये एक तरह से जो है हमारे दिल की बात है ना, एक आंतरिक अभिप्रेरक है। इसके बाद जो है 74 नंबर का सवाल है, व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित होता है? सीखने के संज्ञानात्मक पक्ष से, सीखने के भावात्मक पक्ष से, सीखने के क्रियात्मक पक्ष से, या सीखने के मनोवैज्ञानिक पक्ष से? ठीक है, तो
तो यहाँ जो सही जवाब है वो रहेगा, व्यवहार का जो संवेदनात्मक पहलू है वो सीखने के जो भावात्मक पक्ष होता है उससे संबंधित होता है। सीखने का भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। 75 नंबर, सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? प्रेरणा, सीखने का स्थानांतरण, भग्नाशा या फिर चिंता। तो इसे जो है सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। किसको? सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य स्थितियों में उपयोग करना, उसको। इसके बाद 76 नंबर, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसुमायोजन का निराकरण करना, ए और बी दोनों, या फिर ए और बी दोनों में से कुछ भी नहीं। क्या हो सकता है? तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना भी उसका उद्देश्य है और कुसुमायोजन का निराकरण करना भी उसका उद्देश्य है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो रहेगा इसका सही जवाब। 77 नंबर, सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? नहीं पूछा गया, इसको हमें थोड़ा सा बारीकी से देखना पड़ेगा। सीखने वालों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, ये तो करना चाहिए बिल्कुल। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, ये भी करना चाहिए। इसके बाद इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, ये भी है। उसे दंडित करना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, जब भी कभी सीखने का पठार हो जाए तो उसे दंडित नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करें हम लोग कि पॉजिटिव वे में इसके जवाबात दें। 78 नंबर का सवाल है, 140 से अधिक जो IQ वाले बच्चे होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? वो मूर्ख होते हैं, वो मंदबुद्धि होते हैं, वो सामान्य बुद्धि होते हैं, या फिर वो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं? कितना बोला गया है? बोला गया है 140 से अधिक बुद्धि लब्धि जिसको हम IQ बोलेंगे। कौन से बच्चे होते हैं वो? जी हाँ, आप लोगों ने सही पहचाना होगा, वो जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि 140 IQ बहुत ज़्यादा होता है। प्रतिभावान बच्चे इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो 79 नंबर का सवाल है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बालक का, अध्यापक का, अभिभावक का या प्रशासक का? ये 4 ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसका सही जवाब क्या रहेगा? सीखने के मनोविज्ञान में जो है बालक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बालक सबसे महत्वपूर्ण एक उसके अंदर का घटक माना जाता है। 80 नंबर का सवाल, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? खुद से प्यार करना, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। हम लोग सजते संवरते हैं, अपने आप से ही प्यार करते हैं, इसे बोलेंगे नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति। 81 नंबर का सवाल है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? जी हाँ, यही तो है सीखना। सीखे बच्चे ने सीख लिया, हम कब बोलेंगे? जब उसके अनुभव द्वारा जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। 82 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ऐसा बोला गया है। वंशानुक्रम माता पिता के संतान में गुणों का संचरण है, ऐसा तो होता है, बिल्कुल सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है, ऐसा होता है। हम लोग जो है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये जो है ये गलत है। ठीक है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक योजनाओं का संतान में संचारित होना वंशानुक्रम है, ये भी हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये वाला जवाब जो है वो सही, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो रहेगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जो कि कथन सही नहीं है। सवाल नंबर 83, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है? प्रकृति, पोषण, अनुकूलन, पाठ संशोधन, इस तरीके से हमें दिए गए हैं ऑप्शन। तो ये जो है पोषण के ऊपर ज्यादा बल देता है। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे?
पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला? क्या रहेगा? तो ये रहेंगे उत्तर पारंपरिक। ठीक है, क्योंकि आपकी जो परंपरा है उसको वो आगे निभा रहे हैं। 85 नंबर, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक कौन है? आनुवंशिक बुद्धि, उत्पादक बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर वैश्विक बुद्धि? तो बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जो कारक होती है वो होती है सामान्य बुद्धि। ऑप्शन नंबर सी। वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किससे करता है? अब यहाँ पिछड़े विद्यार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते। बी नंबर, वैयक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता की स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में। सी नंबर का ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप बनाने में। या फिर ऑप्शन नंबर डी है सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। तो इसका जो सही जवाब है ये जो मैंने अभी पढ़ा है डी नंबर का ऑप्शन ये रहेगा सही जवाब। इसके बाद देखो, सीखने के लिए आकलन, आकलन क्या होता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। यही हमें जो है इसका सही जवाब लग रहा है सवाल नंबर 87 का। 88 नंबर, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? व्यक्ति यानी केस अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल या संरचित व्यवहार परक अवलोकन? ये दिया गया है 4 ऑप्शन। तो इसमें से सही जवाब रहेगा कि संरचित व्यवहार परक अवलोकन। सवाल नंबर 89, अधिगम निरोग्यता वाले विद्यार्थियों द्वारा एक पूर्व और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है कौन सा? तो सबसे सही तरीका दोस्तों रहेगा कि विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है। और आखिरी सवाल, सवाल नंबर 90, क्या होता है? अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो मैं आपको डायरेक्टली जो है सही क्रम यहाँ पे दिखा देता हूँ। सही क्रम है डी नंबर का। अब वो क्या है? तो आवश्यकता, उसके बाद प्रबल प्रेरणा, उसके बाद उसको मिलनी हुई उत्तेजना, फिर लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और उसके बाद उपलब्धि और उपलब्धि होने के बाद उसके उत्तेजना में कमी होना। तो बच्चों दोस्तों हमने जो है इस तरीके से बाल मानसशास्त्र के 30 सवालों का एक्सप्लेनेशन किया। अब आप जो है आपको ये 30 में से एग्जैक्टली कितना स्कोर हुआ है वो ज़रूर यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।